Everyone, my name is Yash Punya, and in this particular video we are going to look at the solution of the problem cycle finding. So ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हमारी CACS के प्रॉब्लम सेट के अंदर ग्राफ सेक्शन के अंदर आती है, और मैं इस पूरी सीरीज़ में आपको CACS की पूरी ग्राफ वाली जो सेक्शन है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप वो भी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है और हमें एक नेगेटिव साइकिल बतानी है, और अगर कोई ऐसी साइकिल है तो हमें उस साइकिल का प्रिंट भी करना है। अब हमारे जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या बोला गया है कि एक नेगेटिव साइकिल प्रिंट करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है, एंड इस तरह का हमारे पास कुछ ग्राफ आता है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है। तो इसमें नेगेटिव साइकिल क्या होगी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह का एक वो होती है साइकिल। साइकिल का तो मतलब आप समझते ही होंगे कि हम एक नोड से स्टार्ट किया और फिर पूरा राउंड करके उसी नोड पर आ गए। एक ऐसी साइकिल जिसका ओवरऑल वेट जो है वो नेगेटिव होता है, उसे नेगेटिव वेट साइकिल बोलते हैं। क्योंकि अगर आप इसका वेट निकालना चाहोगे तो वो -1 आएगा, आप दोबारा से इस पर ट्रैवल करोगे तो -2 हो जाएगा, तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक शॉर्टर होता चला जाता है। सो हमें ऐसी एक साइकिल डिटेक्ट करनी है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, और जब हमें वो मिल जाए तो हमें वो प्रिंट भी कर देनी है। तो हम इसी चीज़ को आगे देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। बाकी हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें इनपुट दी गई है जिसमें नोड्स है हमारे 1 to n, और हमारे पास m लाइंस दी जाएंगी जिसमें हमारा जो लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी। फॉर एग्जांपल A B C, इनका मतलब होगा कि A नोड से एक डायरेक्टेड एज है B नोड तक, और उसका वेट है C। इसका सिंपल सा मतलब यही है ABC का, कि एक A नोड से स्टार्ट करके हम B नोड पर जा रहे हैं जिसका वेट है C। इसी तरीके से हमें जो है अपना इनपुट दी जाएगी। बाकी हम आउटपुट देखें तो आउटपुट में हमारे पास हमें येस प्रिंट करना है, और फिर नोड्स भी करेक्ट ऑर्डर में प्रिंट करनी है अगर हमारे पास नेगेटिव साइकिल आती है, नहीं तो हम बस प्रिंट नो कर देंगे। आगे हम देखते हैं हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है उसमें n की वैल्यू 2500 m 5000 है हमारा, a b की वैल्यू जो है वो 1 to n है, और c की वैल्यू 10⁻⁹ से हमारे पास 10⁻⁹ तक जा रही है। तो यहाँ पे हमारा इंटीजर ओवरफ्लो होने की चांसेस है, क्योंकि जब हम इतने बड़े वेट के साथ काम करते हैं तो इंटीजर ओवरफ्लो हमारा हो जाता है। उस केस में हम अगर C++ का यूज़ कर रहे हैं तो हम लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ करें, जावा वाले बंदे जो है वो लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं हमारे पास इनपुट और आउटपुट दी जाएगी इसी फॉर्म में। अभी हम अपना प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करते हैं, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी, हमें क्या एल्गोरिथम यूज़ करनी है और किस तरह से करनी है। हमने अभी तक समझा था डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है हमारे पास जिसमें n नोड्स है और m एजेस है, और हमें एक साइकिल डिटेक्ट करनी है, और अगर हम कर पाएँ तो वो एक्चुअल साइकिल भी प्रिंट कर देनी है। ये जो है ये हमारा जो एग्जांपल हमें इनपुट में दिया गया था वही है। यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक नेगेटिव साइकिल है जो कि ये वाली है, विच इज़ 1 2 4 1। क्योंकि अगर आप इस साइकिल का वेट निकालोगे तो 1 से 2 आने में हमें 1 लगा, 2 से 4 आने में 1 लगा, और 4 से 1 जाने में हमें -3 लगा। यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल वेट आया वो एक नेगेटिव वेट आया। हम इस साइकिल में दोबारा से ट्रैवर्स करेंगे तो ये बढ़कर -2 हो जाएगा। तो इसी वजह से हमें एक साइकिल हमारी यहाँ पे पता लगती है कि ये है एक साइकिल हमारे पास, यही है यहाँ पे एक ये वाली साइकिल आप देख सकते हो, पर ये नेगेटिव साइकिल नहीं है क्योंकि 1 + 1 2 -2 इज 0, और 1 हमारा जो है पॉजिटिव हमें साइड दे देता है। तो ये 1 2 4 1 वाली हमारी एक साइकिल है। बाकी हम आगे अब देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें बेलमैन फोर्ड एक एल्गोरिथम होती है जो यूज़ करनी होगी। पहले बात आपके दिमाग में आ सकता है हमने डाइजेस्ट्रा यूज़ क्यों नहीं की। डाइजेस्ट्रा भी तो एक जो है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम यूज़ करते हैं, पर वो जो नेगेटिव वेट्स के लिए काम नहीं करती, और नेगेटिव साइकिल्स तो वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगी क्योंकि नेगेटिव वेट के लिए वो काम नहीं कर पाता डाइजेस्टर, और साइकिल्स भी वो इसलिए नहीं करता डिटेक्ट क्योंकि वो क्या है रिविजिट नहीं करता है नोड को। डाइजेस्टर में हम रिविजिट नहीं करते हैं नोड्स को, इस वजह से वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए हमें बेलमैन फोर्ड का यूज़ करना होता है। बेलमैन फोर्ड यहाँ पे क्लासिक एग्जांपल होती है नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव वेट्स के लिए काम कर जाती है, नेगेटिव साइकिल्स को डिटेक्ट कर लेती है, और एन टाइम्स एम में जो है वो ट्रेवल्स कर लेती है हमारा जो है। यहाँ पे एन की वैल्यू हमारी 2500 है, एम की वैल्यू 5000 है। यहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारी जो की ऑब्जर्वेशन है वो यही है, जब भी हम बेलमैन फोल्ड लगाते हैं, अगर आप
बेलमन फोर्ड मैं यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा, पर अगर आप बहुत ही डिटेल में देखना चाहते हो तो एक हाई स्कोर करके प्रॉब्लम है CACS की, मैंने उसका पूरा सॉल्यूशन डाला हो, उसमें आप बेलमन फोर्ड को आराम से पढ़ सकते हैं। और उसमें एक डिफरेंट एप्लीकेशन भी है इस एल्गोरिथम की, और यहाँ पे तो मैं आपको समझा ही दूंगा एक बार फिर से, पर वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है ये सारी चीज़ें। अभी के लिए हम देखते हैं जो हमारी बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम होती है वो n-1 आइट्रेशंस की हेल्प से हमारी एजेस को रिलैक्स करती है। एजेस को रिलैक्स करने का एक रूल होता है, अगर हम u to v एक पाथ जा रहे हैं जिसमें w वेट है हमारा, सो हम देखते हैं कि पाथ ऑफ u प्लस w अगर हमारा कम होता है पाथ ऑफ v से, जो भी हमारा पाथ है ऑलरेडी v का, सो हम क्या है यहाँ पे अपने पाथ ऑफ v को अपडेट कर देते हैं, मतलब कि रिलैक्स कर देते हैं इस नई वैल्यू के साथ। यही हमारे एक बेलमैन फोर्ड का छोटा सा मतलब एक रूल होता है, हम इसी तरीके से इसमें काम करते हैं। सब देखते हैं, और ये करने के बाद अगर हम एक और आइट्रेशन कर देते हैं विच इज़ एन आइट्रेशन, nth आइट्रेशन, और अगर nth आइट्रेशन में भी हमारी एजेस जो है वो रिलैक्स हो जाएं, सो वहाँ पे हमारी जो है वो साइकिल डिटेक्ट हो जाती है। अगेन मैं बोलूँगा अगर आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हो तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर हम nth हाइड्रेशन दोबारा से कर देते हैं, या vth हाइड्रेशन भी बोल देते हैं कुछ लोग, v और नंबर ऑफ नोड्स एक ही बात है, तो वहाँ पे अगर दोबारा से एजेस रिलैक्स हो गई तो उसका मतलब है कि वहाँ पे एक नेगेटिव साइकिल होगी, उसी की वजह से एज रिलैक्स हुई होगी, वरना नहीं हो पाती। सो ये वाली चीज़ हमने समझी। इसी वजह से हम बेलमन फोर्ड का यूज़ करके एन आइट्रेशंस करते हैं, और अगर हमारी जो एजेस है वो उसके बाद भी रिलैक्स हो जाती हैं तो मतलब कि हमें अपना आंसर मिल गया है, कि हमें एक नेगेटिव साइकिल मिल गई है। पर अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। सोर्स का मतलब है कि यार बेलमन फोर्ड क्या है, एक सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, कि मतलब हम जो अपना डिस्टेंस एरे या पाथ एरे जो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से करते हैं, हम यूजुअली फर्स्ट नोड से स्टार्ट करके बाकी सारे नोड्स का जो है शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं बेलमन फोर्ड में। सो हम फर्स्ट पाथ को क्या जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं, बाकी सबको इन्फिनिटी से, फिर रिलैक्स करते रहते हैं जिसको। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे पास कोई सोर्स तो है ही नहीं, हमें तो बस सिंपल बोल दिया गया है कि भाई बस साइकिल डिटेक्ट करो और प्रिंट करो। सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये हमारा एक पूरा ग्राफ है जिसमें दो डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, एक ये है एक ये है। सो अगर आप देखोगे हमारा जो साइकिल है वो इस कनेक्टेड कंपोनेंट में है, यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर हमने 1 से स्टार्ट कर दिया अपना बेलमैन फोर्ड, तो हमें तो साइकिल कभी डिटेक्ट होगी ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और अगर हमने यहाँ से कभी स्टार्ट किया, मतलब ऐसा हो सकता है और भी एजेस हो सकता है, तो क्योंकि हम 1 से यूजुअली स्टार्ट करते हैं तो हमें साइकिल डिटेक्ट हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। सो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम कैसे काम करेंगे आगे। हम लोग क्या करते हैं, हम एक डमी नोड की हेल्प लेते हैं। डमी नोड का मतलब क्या है यार, एक हम अपनी तरफ से एक नोड डाल देते हैं जिसे हम सोर्स बनाएंगे। इसका मतलब है जैसे कि हमारे पास ये डिस्कनेक्टेड जो ग्राफ था उसे हम कनेक्टेड बना देंगे। कैसे, हम एक ज़ीरो जो है यहाँ पे हमारा जो है वो एक डमी नोड है। डमी नोड का मतलब है सिंपल, हमने बस अपनी तरफ से डाल दिया। हमें पता है कि ए और बी की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 से n में है। ये जो है हमने ज़ीरोथ वाला अपनी तरफ से डाल दिया, और इससे क्या करा हमने, सारे जो हमारे नोड्स हैं उन पे एक एक एज डाल दी जिसका वेट कर दिया हमने ज़ीरो। अब ज़ीरो वेट है तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, और बस हमारा क्या है, ग्राफ पूरा कनेक्टेड हो गया। और अब हम ज़ीरो वाले ज़ीरो को सोर्स बनाकर अपना बेलमैन फोर्ड लगा सकते हैं। हम क्या है, नई एजेस लगा देंगे अपने ग्राफ में। हमारे पास जैसे n नंबर ऑफ वर्टिसेस थी, हम और n नई न्यू एजेस अपने ग्राफ में डाल देंगे, जिसमें कि हमारा जो u और v और c था होता है, u की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, v की वैल्यू हमारी i हो जाएगी, मतलब जो भी हमारे नोड्स हैं, c की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो हम ये नई एजेस भी अपने ग्राफ में डाल देंगे जो कि हमारा डमी नोड है। एक तो ये सॉल्यूशन है। और जो फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो ज़ीरोथ नोट है उससे हम बेलमैन फोर्ड लगा देंगे, और अपने आंसर्स को डिटेक्ट कर लेंगे और साइकिल को डिटेक्ट कर लेंगे। उससे जो हमारा डिस्टेंस है जो हम इनिशियलाइज़ करेंगे वो इसी तरह करेंगे, ज़ीरो को ज़ीरो इनिशियलाइज़ के बाकी सबको इन्फिनिटी से इनिशियलाइज़ करके हम अपना जो रिलैक्सेशन है जिसका वो काम करेंगे। मैंने आपको बता दिया कैसे रिलैक्स होती है, और उससे हमारा क्या आंसर आ जाएगा।
अभी जो हम अपना सॉल्यूशन है वो डमी नोड से नहीं करेंगे, हम विदाउट डमी नोड काम करेंगे। पर डमी नोड समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे आप सीपी के क्वेश्चन देखोगे या कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिख जाएगा यार बेलमन फोर्ड में ऐसे डमी नोड बनाकर हम काम कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम में वो ज़रूरी नहीं है, पर आगे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ज़रूरी हो सकता है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये वाली चीज़ भी समझा दी। आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो डमी नोड की हेल्प से, पर उसमें क्या साइकिल रिकंस्ट्रक्शन में हमारा जो है उसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लॉजिक, हो उससे भी जाएगा पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लॉजिक। पर हम क्या है, हम दोनों चीज़ें सीख के चलेंगे जिससे कि हमारी ये हेल्प हो जाए। और अगर आपको बेलमन फोर्ड कहीं पे डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट पे लगानी पड़ जाए जहाँ पे हमें पाथ कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे ज़ीरो को डमी नोड बनाओ, ग्राफ को कनेक्ट करो और फिर अपना सिंपली बेलमन फोर्ड लगा के शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो, जो भी प्रॉब्लम होगी। सो अब देखते हैं कि डमी नोड ना यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ डमी नोड। तो हमारा जो ग्राफ है, हमने ये देखा कि यार एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है हमारा कोई, यहाँ पे एक नेगेटिव वेट है। पर जब हम साइकिल डिटेक्शन करते हैं, मतलब कि बेलमन फोर्ड में जब हम काम करते हैं, जो बेलमन फोर्ड हमारी एल्गोरिथम होती है उसमें हम एजेस को रिलैक्स करते हैं सिर्फ। हमें बाकी इससे मतलब नहीं होता, मतलब कि एजेस रीचेबल हैं या नहीं है, सोर्स से वो एजेस रीचेबल हैं या नहीं है, हमें यहाँ पे कोई उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये होता है कि हम एजेस को रिलैक्स करते हैं। आपने एल्गोरिथम आप ध्यान से रिमेंबर करने की कोशिश करोगे तो हम बस उसमें सारी एजेस को n-1 टाइम्स जो है वो रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने का मैंने आपको रूल ऊपर बता ही दिया हम कैसे करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, वो अगर रीचेबल है या नहीं है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यार फ़र्क एक चीज़ का पड़ता है, जो हमने अगर एरे लिया था, अब हमें उसमें कोई तो ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, कुछ को इन्फिनिटी से, जिससे कि हमें पता तो चले, वरना अगर सभी इन्फिनिटी से कर दिया तो रिलैक्स हम एक भी एज नहीं कर पाएंगे। तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ साइकिल डिटेक्ट करनी है, हमें पाथ डिटेक्ट नहीं करना। सो एवरी नोड इज आर सोर्स। हम हर नोड को अपना सोर्स बना देंगे। हर नोड को सोर्स बनाने का मतलब क्या है यार, जैसे कि हमने ये किया, हमारा अब डिस्टेंस एरिया क्या हुआ, 1 भी जीरो से इनिशियलाइज, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जितने भी हमारे नोड्स हैं सारे जीरो से इनिशियलाइज हुए और उसके बाद हमने काम किया। मतलब कि हमें जीरो की जगह, मतलब लॉन्ग लॉन्ग मैक्स की जगह, इन्फिनिटी की जगह जीरो से इनिशियलाइज कर दी सारे नोड्स को। ये काम क्यों करता है, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव साइकिल है और कोई डिस्टेंसेज हैं तो वो जीरो से नीचे हमारे आइट्रेशंस में चले जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और एल्गोरिथम जो है वो डिटेक्ट कर लेगी रिलैक्सेशन, nth आइट्रेशन में हमें क्या है वो साइकिल डिटेक्ट हो जाएगी इजीली। और यही वाला हमारा काम था, क्योंकि सब अगर सभी हमने सोर्स बना दिए तो हम बस उसके बाद अपना एजेस को रिलैक्स करते हैं, वैल्यू जो है वो जीरो से नीचे जाएगी अगर कुछ भी हमारे पास दिक्कत वाली चीज़ होगी, और वो हमें नेगेटिव वेट साइकिल डिटेक्ट कर देगी, nth आइट्रेशन में हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। सो ये हमने देखा कि कैसे हम डमी नोड का यूज़ ना करके काम करेंगे। डमी नोड का यूज़ ना करके हम सिंपल, क्योंकि एज नेगेटिव साइकिल डिटेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रीचेबिलिटी, वो वहाँ से कहीं से रीचेबल है या नहीं है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस अगर साइकिल है तो है, और एजेस को ही हम रिलैक्स करते हैं बेलमन फोर्ड में तो वो भी हमारे कुछ दिक्कत की चीज़ नहीं है। सो हमने ये चीज़ एक बात समझी कि जब सोर्स नहीं है हमारे पास तो हम कैसे काम करेंगे, एक तो हम डमी नोड का यूज़ कर लेंगे, एक डमी नोड नहीं यूज़ करेंगे। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम डमी नोड का यूज़ ना करते हुए आगे चलेंगे। अब आगे देखते हैं जो हमारे पास मतलब क्रूशियल पार्ट है, साइकिल डिटेक्शन करनी है हमें। हमने देख तो लिया कि यार साइकिल है, ठीक है। अब साइकिल डिटेक्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी एक साइकिल है, हमने डिटेक्ट की, हम क्या कब डिटेक्ट करते हैं, हम nth आइटरेशन में अपनी साइकिल को डिटेक्ट करके लाते हैं। अगर nth आइटरेशन में एजेस रिलैक्स हो गई तो मतलब कि हमारे पास वहाँ साइकिल है, मतलब कुछ वर्टिसेस की वैल्यूज़ जो हैं वो रिलैक्स हुई होंगी, चेंज हुई होंगी। सो वो जो वर्टेक्स वर्टेक्स है हमारी, वर्टेक्स है वो एक्स मान लो आप। अब वो जो एक्स वर्टेक्स है वो दो तरह की वर्टेक्स हो सकती है, या तो टाइप वन उसका क्या है, वो साइकिल के अंदर ही हो, मतलब कि जब हमने डिटेक्ट किया तो जो वैल्यू चेंज हुई, जिस वर्टेक्स की वो वैल्यू चेंज हुई वो ऑलरेडी साइकिल में है, जैसे कि यहाँ पे 2 या 3 या 4। सो हम आराम से साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो है, एक टाइप टू तरह की भी वर्टेक्स हो सकती हैं। टाइप टू तरह के वर्टेक्स कैसे, जैसे कि 5 या 1 जो कि साइकिल से दूर है, और अब हमें नहीं पता कि अब साइकिल कहाँ पे है। सो यहीं पे हमारा एक पॉइंट आ जाता है कि अब टाइप टू वाली है जिसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यही हमारा ट्रिकी पार्ट है जिसको हमें आगे सॉल्व करना और ट्रेस बैक करने के लिए हमें किस तरीके से करना होगा। सो हमने एक चीज़ समझी
साइकिल डिटेक्ट कैसे करेंगे, डमी नोड या डमी नोड नहीं होगा तो उसकी वजह से मतलब सोर्स हम बनाकर हम वैसे सॉल्व करेंगे। साइकिल डिटेक्ट हो गई, ओके। अब जो हमें पाथ भी बताना है, ट्रेस बैक भी करनी है, तो उसमें दो तरह की हमारे पास वर्टेक्स हो सकती हैं। जब फाइनल nth आइट्रेशन में एजेस रिलैक्स हुई तो कुछ वर्टेक्स रिलैक्स हुई होगी, वो मान लो हमारी एक्स है, तो एक्स जो है वो दो टाइप की वर्टेक्स हो सकती है। या तो वो साइकिल के अंदर ही आ रही हो या साइकिल से बाहर आ रही हो। अगर वो साइकिल से बाहर आ रही होगी मतलब कि वो टाइप 2 तरह की है, 1 या 5 हमारा हो सकता है यहाँ पे। सो अब हम कैसे साइकिल डिटेक्ट करें? फॉर एग्जांपल अगर हम 5 है तो हमें ट्रेस बैक करना पड़ेगा 4 पे, तब जाके हमें साइकिल मिलेगी, हम साइकिल में एंटर हो पाएंगे और हम अपने आंसर को प्रिंट कर पाएंगे। सो ये वाली चीज़ हम हैंडल कर पाएंगे, मतलब टाइप 1 तो इजीली हैंडल कर पाएंगे, टाइप 2 को हमें कुछ ऑर्डर में हमें जो है वो सोचना पड़ेगा। सो टाइप 2 के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ यू वांट टू रीच द वर्टेक्स व्हिच इज पार्ट ऑफ द नेगेटिव साइकिल सो वी विल मेंटेन अ रिलैक्सेंट एरे। अब यहाँ पे आप समझिए कि एक हम नया मतलब अपना एक एरे लाए, रिलैक्सेंट एरे। रिलैक्सेंट एरे क्या है मैं आपको आगे समझा दूंगा। रिलैक्सेंट एरे सिंपल सी बात है, अगर यू से, मैं अभी बता देता हूँ, यू से वी गए, हमारे पास यहाँ पे कुछ वेट था, ये यू है, आप फोर मत समझना, हम यू से वी गए। सो और अगर हम रिलैक्स कर पाए वी वर्टेक्स में, हमारा जो पाथ था, हम वन से ही तो पाथ कैलकुलेट कर रहे होते थे बेलमैन फोर्ड में। सो हम कोई भी पाथ गए उसमें शॉर्टेस्ट पाथ आया हमारे पास वी पे, तो हमने मतलब इसे रिलैक्स किया। अब इसे रिलैक्स किया हमने यू की हेल्प से। तो अगर हम देखें, रिलैक्सेंट ऑफ वी हमारा यू हो गया। वही पेरेंट वाली बात है यार, अगर हम यू से वी पे आए हैं तो वी का पेरेंट कौन हुआ, यू। सो सेम वही बात, अगर हम यू से वी पे गए हैं और हमने एज रिलैक्स की है, ऐसा नहीं कि एज रिलैक्स ही नहीं की और हम बेमतलब में बना दे, पर अगर हमने एज रिलैक्स की है अपनी, तो उसका रिलैक्सेंट जो है वी का वो यू हो जाएगा। इससे हमें ट्रेस बैक करने में इजी होगा। जैसे आपने पेरेंट एरे बनाए थे स्टार्टिंग में, आपने सी एस के कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, उसमें हम पेरेंट एरे बना के अपना साइकिल को ट्रेस बैक करते थे, सेम इसी तरह का काम है। पर यहाँ पे हमें पेरेंट एरे हम डायरेक्टली तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमें रिलैक्सेंट बनाना होगा कि हमने किन वर्टेसिक्स की वजह से किसको रिलैक्स किया है। सो हम उसी की हेल्प से अपना क्या है ट्रेस बैक कर लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की बात है, अब ट्रेक्स, अब अगर टाइप 2 वाली जो हमारी वर्टेक्स थी, फॉर एग्जांपल टाइप 2 वाली वर्टेक्स ये आ जाए 5, इफ़ दिस इज़ डिटेक्टेड, कि मतलब जो एज रिलैक्स हुई, वर्टेक्स रिलैक्स हुई, वो ये वाली हुई। पर यहाँ पे एक चीज़ सेल्फ लूप है, आप मैं बता देता हूँ ये आपको अगर क्लियर ना हुआ हो। यहाँ पे एक सेल्फ लूप है -1, तो यहाँ पे हमारी नेगेटिव साइकिल, तो हमें यहाँ ट्रेस बैक करना होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तब जाके हमें साइकिल डिटेक्ट होगी। तो वर्स्ट केस में हमें कितना ट्रेस बैक करना पड़ेगा, हमारा जो ट्रेस बैक है वो n टाइम्स हमें करना होगा। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हम कैसे करते थे कि x की वैल्यू रिलैक्सेंट ऑफ x, मान लो u से हम v गए, सो हमारा x क्या हुआ, रिलैक्सेंट ऑफ v। सो हम यहाँ पर आ गए, फिर हम यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए। सो हम यही काम करते रहेंगे कितनी बार, n टाइम्स। n टाइम्स हमने क्यों किया, सेफ रखने के लिए। अगर हो सकता है इस तरह की है जो हमारे पास जो सेल्फ लूप है और वो जाके इतनी पीछे आ रहा हो हमारे पास, तो हमें n टाइम्स करना होगा सेफ रहने के लिए। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यार ऐसा भी हो सकता था कि हम यहाँ पर गए और यहीं पे एक नेगेटिव साइकिल है, मतलब कि और जल्दी आ गए, 3 पे ही आ गई हमारी नेगेटिव साइकिल। सो हम n टाइम्स ट्रेस बैक कर रहे हैं। पर यहीं पे अच्छी बात यह है कि अगर हम, क्योंकि हमने रिलैक्सेंट एरे यूज़ किया, हमने पेरेंट एरे यूज़ नहीं किया। रिलैक्सेंट एरे का मतलब है जिस एज ने उसे रिलैक्स किया होगा। तो हम 4 पे गए, 3 पे गए, हम 3 से पीछे कभी जा ही नहीं पाएंगे, हम इस साइकिल में ही लूप करते रह जाएंगे। n टाइम्स हो रहा है तो हम n टाइम्स ही इसमें ही लूप करते रहेंगे, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ नहीं बढ़ेगी, हमारी ओ एन में ही जाएगा ये तो, क्योंकि हम बस पेरेंट में ट्रेस बैक कर रहे हैं, n से ज़्यादा हमारी वैल्यू जाएगी भी नहीं। बस हम x को रिलैक्सेंट ऑफ x में जाते जा रहे हैं, मतलब वही पेरेंट वाला काम, करंट को पेरेंट में भेजे जा रहे हैं। और अगर वर्स्ट केस में तो ये वाला काम होगा, और हो सकता है वो जल्दी भी हो जाए, तो हम इसी साइकिल में बार बार घूमते रहेंगे। छोटी सी लॉजिक की बात है, आप सोचोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी हम क्यों इसी साइकिल में फिर बार बार घूमते रह जाएंगे। बाकी हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं रिलैक्सिंग में हम कैसे करते हैं। हम यू टू वी जाते थे, हमारा कुछ वेट लगता था, इनसाइड बेलमैन फोर्ड कंडीशन हम क्या करेंगे, पाथ ऑफ वी को अपडेट कर देते पाथ ऑफ यू प्लस वेट से, रिलैक्सेंट ऑफ वी हमारा यू हो जाता था, और हम क्योंकि एक साइकिल वो डिटेक्ट भी करना तो हम एक्स की वैल्यू वी रख लेते थे। एक्स की वैल्यू वी का मतलब सिंपल सा वही है कि हमें एक साइकिल जो है वो डिटेक्ट हो गई है, हमने नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट कर लिया, और एक्स वो है जो हमने नो वर्टेक्स डिटेक्ट किया है।
और यहीं पे हमने वो देखा था कि अब एक्स को साइकिल के अंदर लेके आना है, मतलब कि अगर एक्स जो है वो टाइप 2 वाला वर्टेक्स हुआ, टाइप 2 और टाइप 1 से आप क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, अगर वो टाइप 2 वाला वर्टेक्स हुआ तो हम ऐसे पेरेंट में एन टाइम्स जाते हुए उसे साइकिल के अंदर ले आएंगे। जब एक बार हम साइकिल के अंदर आ गए तो बस हम अपने रिलैक्सेंट एरे की हेल्प से ट्रेस बैक कर देंगे अपने पाथ को एज अ पेरेंट में जा जाके, बैक ट्रैक वाला काम करके। वो काम हम काफ़ी बार कर ही चुके हैं। अब हम कोड देख लेते हैं इसका फटाफट से। हमारा मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस का कोड लिख रहा हूँ। अगर आप जावा वाले भी हो तो आपको ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, मैं सिंपल तरीके से बताऊँगा। जावा पाइथन आप जिसमें भी करना चाहें, हमारे ये सिंपल हमारे हेडर्स वगैरह हो गए। उसके बाद हमने लॉन्ग लॉन्ग को एल एल लिख लिया जिससे कि हमारा ईजी हो। अब क्योंकि हमें एजेस चाहिए बेलमन फोर्ड में, जो हमारी बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम होती है उसमें हम सिर्फ एजेस पे काम करते हैं। तभी हम यहाँ पे सोर्स से या कुछ हमने ना ग्राफ बनाएंगे हम ना कुछ, बस हम एजेस को स्टोर करके रखेंगे। और एजेस में क्या है, हमारी तीन चीज़ है, यू वी और डब्ल्यू। यू क्या है, स्टार्ट। वी क्या है, डेस्टिनेशन, एक तरह से एंड, वो वर्टेक्स कहाँ पे, एज कहाँ पे जा रही है। और ये हुआ हमारा वेट। सो हमें ये तीनों चीज़ें ही स्टोर करके रखनी होती है और रिलैक्स करना होता है। सो एक तो सी प्लस प्लस में हमारे पास पेयर होता है, पेयर हमें ऐसे इंट इंट दो वैल्यूज़ को स्टोर करवा देता है, आई जे ऐसे। और एक चीज़ होती है टपल। टपल क्या होता है, हमें तीन वैल्यूज़ को स्टोर करवा देता है। तो हमें यहाँ पे तीन क्या हुआ, हमारा यू वी डब्ल्यू। वो हमने एक साथ टपल में एज बना दिया अपना। मतलब कि ये कैपिटल ई डी जी, मतलब कैपिटल ई से जो एज है हमारी, वो हमने बस एक टाइप डिफाइन कर लिया अपने टपल के लिए। एंड ये हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे ये फास्ट इनपुट आउटपुट, आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो यही फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ करने चाहिए। उसके बाद हम क्या है, अपनी एजेस को एज अ टपल रीड कर रहे हैं। हमने एन और एम की वैल्यूज़ को रीड किया और फिर हमने एजेस नाम का मतलब कि एक वेक्टर बनाया जिसका टाइप है एज, और एजेस नाम उसे हमने दिया है कि यहाँ पे हमारी सारी एजेस स्टोर है। उसके बाद हमने वही यूवी और वेट अपना जो है वो रीड किया, उसके बाद पुश बैक कर लिया उसे। आगे हम देखते हैं, हमने एक डिस्टेंट एरे बनाया n+1 का, और जीरो से इनिशियलाइज कर दिया सारी वैल्यूज़ को। ये हमने यहाँ पे चीज़ समझी थी, जब हम नॉर्मल बेलमैन फोल्ड लगाते हैं तो हम सिर्फ डिस्टेंस ऑफ सोर्स जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ उसे ज़ीरो बनाते हैं, बाकी सबको हम इन्फिनिटी बनाते हैं अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाह रहे हैं। अगर हम लॉन्गेस्ट पाथ निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने हाई स्कोर वाली प्रॉब्लम में निकाला, तो हम माइनस इन्फिनिटी स्टोर कर रहे होते हैं। बट हमने यहाँ पे सभी को जीरो से इनिशियलाइज किया। क्यों किया है वो हमने अभी समझा था, क्योंकि हमने यहाँ पे डमी नोड यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। हम बिना डमी नोड के यूज़ करें हम ये काम कर रहे हैं। डमी नोड हमने क्यों यूज़ नहीं किया, जिससे हमारा जो साइकिल का ट्रेस बैक वाला काम है वो ईजीली हो पाए। हाँ, सो यहाँ पर आप ये वाली चीज़ समझ गए। हमने डिस्टेंस एरे को इनिशियलाइज किया जीरो से, जाके सारे नोड्स जो हैं वो एज अ सोर्स परफॉर्म करें। बाकी हमारा रिलैक्सेंट एरे n+1 का, n+1 का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो हमारी ए और बी की वैल्यू है वो 1 से n में इक्वल्स टू n है। अगर वो मतलब ज़ीरो इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्सिंग की बात है। आपको ये चीज़ तो मुझे बतानी हुई नहीं है कि मतलब कि ज़ीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। बाकी रिलैक्सेंट एरे हमने बनाया, इनिशियलाइज किया -1 से, कि अभी कोई किसी को रिलैक्स नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखा कि अपना जो इंट एक्स की वैल्यू -1 अभी रखी। एक्स क्या है, हमारा जो डिटेक्टेड वर्टेक्स है, जो हमारा डिटेक्टिव है मतलब कि जो हमारे नोड को डिटेक्ट करके देगा कि हमारे मतलब साइकिल कहाँ पे है, टाइप 2 है टाइप 1 है। उसके बाद हमारे साइकिल डिटेक्शन में जो हमारा काम करेगा। उसके बाद ये सिंपल बेलमन फोल्ड लगाया। बेलमन फोल्ड को हमने ज़ीरो से एन लगा दिया है, मतलब कि हमने यहाँ पे ये एन टाइम से इसे चला दिया है। ऐसा नहीं किया कि दोबारा से हम लूप करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ साइकिल डिटेक्ट करनी है। तो हमने यहीं पे हर बार एक्स की वैल्यू -1 प्रिंट कर दे, -1 कर देते थे हम, जिससे कि लास्ट वाले अगर लूप चले उसके बाद हम सीधा बाहर आ जाएं तो हमें एक्स की वैल्यू -1 से पता लग जाए, अगर वो लास्ट वाले लूप में भी रिलैक्स हो गई चीज़। वही वाली चीज़ हमने बेलमन फोल्ड में चेक किया। अगर हमारी जो डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्ल्यू है, यहाँ पे वही हम लॉन्ग लॉन्ग मैक्स ट्रे चेक नहीं कर रहे क्योंकि सारी वैल्यू ज़ीरो है। अगर लेस देन हमें पाथ मिलता है तो हम अपना पाथ अपडेट कर देंगे। रिलैक्सेंट हमारा वी का रिलैक्सेंट यू हुआ और एक्स की वैल्यू वी हो गई। हमने एक एक्स की वैल्यू स्टोर कर ली, आप यू स्टोर करना चाहो वो भी कोई उसमें वो नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू -1 नहीं आ, मतलब -1 ही रह जाती है, मतलब ये लास्ट टाइम लूप चला ही नहीं। मतलब कि मतलब लास्ट टाइम मतलब चलेगा तो, पर हमने कोई भी एज यहाँ पे रिलैक्स नहीं की। तो अगर कोई भी एज लास्ट में रिलैक्स नहीं हुई तो हम बस -1 प्रिंट करके नो हो जाएगा हमारा। और उसके बाद ये वाला काम जो हमने देखा था कि n-1 हम टाइप 2 वाली एजेस को अब टाइप 1 वाली में कन्वर्ट करना है। अगर वो टाइप 1 है तो वो वहीं पे रोटेट करती चली रह जाएगी। अगर वो टाइप 2 है तो वो टाइप 1 में हो जाएगी। वो मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छी तरीके से समझाई दी है कैसे हो जाएगी। ट्रेस बैक कर रहे हैं हम, बस सिंपल सी बात है उसमें।
नेक्स्ट हमने क्या करा, हमने बस साइकिल को प्रिंट कर दिया। साइकिल को प्रिंट करने के लिए क्या करा, हमने एक वेक्टर बनाया इंटीजर का, जिसमें कि हमारा साइकिल मैंने नाम दिया उसका। हमारा करंट स्टार्ट हुआ एक्स से, और करंट हमारा हर बार रिलैक्सेंट ऑफ करंट हो जाता है, मतलब कि करंट हर बार पेरेंट वाले करंट को पॉइंट करने लगता है। पेरेंट एरे वाला काम है, सिंपल। और साइकिल में पुश बैक किया करंट को, और लास्ट में अगर करंट की वैल्यू एक्स हो जाती है, मतलब कि हम उसी एज पे आ गए। हम मतलब कि ये वाला काम था हमारा, हम 2 3 ऐसे स्टार्ट किया, हमने 2 से स्टार्ट किया और फिर घूम के हम 2 पर ही आ गए, तो बस हम वहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे। साइकिल का साइज हमारा अगर ग्रेटर देन 1 है, बस उसमें हम वहाँ पे ब्रेक करके अपना साइकिल को रिवर्स कर देंगे लास्ट में। रिवर्स इसीलिए करेंगे क्योंकि हम क्या है, जब ऐसे जा रहे हैं, सो हमारा जो पाथ होगा वो ऐसे कुछ इस तरह होगा, तो हमें ट्रेस बैक करना है, सो हम लास्ट पे रिवर्स कर देते हैं। ये वाली चीज़ आपको पता ही होगी यार, ये हमने बस ये प्रिंट किया, उसके बाद अपनी साइकिल प्रिंट करके अपना यहाँ पे जो हमारी एल्गोरिथम पूरी हो जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए ईजी है। बेलमन फोर्ड हमारा एन टाइम्स एम में काम करता है। एन टाइम्स एम का मतलब क्यों हुआ, n-1 वर्टिसेस रिलैक्स करने के लिए एजेस को, उसके बाद nth हमारा जो दोबारा से हम एज को रिलैक्स करता है साइकिल डिटेक्ट के लिए, और कितनी एजेस को, हम m एजेस को रिलैक्स करता है, तो इसलिए n टाइम्स m यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बेलमन फोर्ड की। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n+m है हमारी, जो भी हम एरेज वगैरह स्टोर कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, बाकी कुछ कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोगों के इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, क्यों हमने डमी नोड 0 का यूज़ किया। डमी नोड इसीलिए हमने यूज़ किया क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं था। अगर हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता है तो बेलमन फोर्ड में एक जनरलाइज्ड मेथड है, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको दिख जाएगा कि हम इस तरह का एक डमी नोड बनाकर काम कर लेते हैं, वो हमारा सोर्स हो जाता है। हम अगर साइकिल को रिवर्स नहीं करते हैं तो मतलब हमें करेक्ट पाथ नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक ये क्या डायरेक्टेड ग्राफ है। एंड मतलब कि ये वही, अगर 2 से 1 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1 से 2 आ सकते हैं, सो हमें एक ऑर्डर में प्रिंट करना होता है। और जब हम ट्रेस बैक कर रहे होते हैं तो हम एक रिवर्स ऑर्डर में जा रहे होते हैं, तो उसे फिक्स करने के लिए हम उसे रिवर्स कर देते हैं लास्ट में। रिलैक्सेंट एरे हमारा ट्रेस बैक करने में काम आता है, क्योंकि रिलैक्सेंट एरे ही हमें बता रहा है कि अगर हमने यू से वी को रिलैक्स किया तो मतलब वी का पेरेंट एक तरह से यू हुआ, तो वो ट्रेस बैक करने में हमारा काम आता है, साइकिल बनाने में काम आएगा लास्ट में। एंड हम डी एफ एस बी एफ एस यूज़ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि सेम रीज़न आप समझ ही गए होगे यार। डी एफ एस बी एफ एस जो है वो वेटेड ग्राफ में काम नहीं कर पाते हैं ढंग से। एंड अगर ग्राफ में कोई साइकिल नहीं होती तो हमें कैसे पता लगता, मतलब कि nth आइट्रेशन में कोई भी एज रिलैक्स नहीं होती। अगर nth आइट्रेशन में कोई भी एज रिलैक्स नहीं होती तो मतलब वहाँ पे हमारी साइकिल थी ही नहीं। बाकी आप ये प्रॉब्लम समझ ही गए होगे। आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। हमें एक साइकिल डिटेक्ट करनी थी, फिर हमने देखा कि यार बेलमन फोर्ड के लिए हमें एक सोर्स चाहिए होता है, सोर्स नहीं है तो हमने एक डमी नोड बनाने की कोशिश की। पर डमी नोड से क्या प्रॉब्लम हुई, जब हम साइकिल को ट्रेस बैक करेंगे तो ये ज़ीरो बार बार बीच में आ सकता है, फॉर एग्जांपल कुछ हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या देखा, यार डमी नोड ना यूज़ करके भी काम हो जाएगा। डमी नोड ना यूज़ करके कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो डिटेक्शन है साइकिल की वो रीचेबिलिटी पे उसका कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, और हमने सभी को एक तरह से सोर्स मान के अपना काम कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ साइकिल डिटेक्ट करनी है, हमें पाथ से यहाँ पे इतना कोई फ़र्क नहीं है। अब हमने यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट की तो हमें nth आइट्रेशन में हमें एक वर्टेक्स मिली जिसका नाम हमने x दिया। वो जो वर्टेक्स है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो ऑलरेडी साइकिल में है या वो साइकिल में नहीं है। अगर वो साइकिल में नहीं है तो हमें वो ट्रेस बैक करके साइकिल में लानी पड़ेगी। अगर वो साइकिल में ही है तो बस यहीं पे हम घूम कर आराम से अपना आंसर ले आएंगे। पर अगर वो साइकिल में नहीं है, सो हम क्या है मैक्सिमम n टाइम्स ट्रेस बैक कर सकते हैं साइकिल में जाने के लिए। और ये चीज़ हमने भी समझी कि अगर वो पहले भी मिल जाए तो हम साइकिल में ही दोबारा से लूप करते रह जाएंगे, और ये वाले जो है ना n टाइम्स अपना काम करके रिलैक्स कर देंगे, एक्स की वैल्यू पीछे आती रहेगी। उसके बाद हमने देखा कि रिलैक्स किस कंडीशन पे हम कैसे करते थे। सो अगर बेलमन फोर्ड की कंडीशन के अंदर हमारा अगर पाथ अपडेट होता है तो हम उसे अपडेट करते हैं, रिलैक्सेंट ऑफ वी यू हो जाता है और एक्स की वैल्यू वी हो जाती है। एक्स वो है जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं, साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे जिसका। बाकी कोड आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होगा। आप एक बार पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, आप रिवाइंड करके दोबारा से वीडियो देख सकते हो। आपको आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। सो अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पूरा ही सी का प्रॉब्लम सेट डालने वाला हूँ। जितने भी अब तक मतलब कि मैं सीक्वेंस में डाल रहा हूँ, तो सारे पुराने क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।